हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, तैयारी कर लीजिए और अच्छे से, क्योंकि एग्जाम देखिए कभी भी हो सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि एग्जाम की तिथि कोई निश्चित है। एग्जाम कभी भी हो सकते हैं आपके। और एग्जामों को लेकर के जैसे कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आपको पता है, और वैकेंसी आ गई है। वैसे उसमें नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दी गई है कि कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। तो आप उसमें देरी ना करें एग्जाम तैयारी करने में, और तैयारी करते रहिए, साथ साथ हमारे चलते रहिए और क्लासों को करते रहिए, क्योंकि पता है आपको कि क्लासें हमारी कौन कौन से समय पर चल रही है। ठीक है, 8 बजे 8 PM रोजाना पर डे। 8 PM पर हिस्ट्री की क्लास होती है, यानी जीएस की क्लास होती है। और 9 PM की बात करें तो 9 PM पर जो क्लास होती है हमारी, वो मैथ की क्लास होती है। ठीक है, मैथ में शायद उसमें जो चल रहा है, बहुत सारी क्लासेस उसमें हो चुकी हैं। लगभग कम से कम 60 के समथिंग में क्लासेस हो चुकी हैं। और हिस्ट्री के अंतर्गत भी आपको पता है कि लगभग लगभग 68 क्लासेस यहाँ पर हो चुकी हैं अब तक। ठीक है, जिसमें दिल्ली सल्तनत ये हमारा चल रहा था, और दिल्ली सल्तनत ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 ऑलरेडी पहले ही आ चुके हैं। इससे पहले मैंने मोहम्मद गोरी कराया था, उससे पहले मैंने महमूद गजनवी कराया था, उससे पहले मैंने मीर कासिम कराया था। तो मध्यकाल में हम प्रवेश कर चुके हैं। पूर्व मध्यकाल को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि पूर्व मध्यकाल से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया था आपको कि पाल वंश से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद उससे हर्ष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो पूर्व मध्यकाल में पढ़ा जाता है, लेकिन वो प्राचीन भारत के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि प्राचीन भारत जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ तक पढ़ते हैं? 750 तक, यहाँ तक हम पढ़ते हैं। क्योंकि इससे पहले बात करें तो 711 में, और 711 के बाद 712 में, क्योंकि मैंने बताया था वहाँ पे कि जब इस्लाम का उदय हो रहा था, तो उसी समय भारत में इस्लाम के उदय होने के बाद भारत में बहुत सारी महत्वपूर्ण शक्तियाँ भारत आई। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो आक्रमण होता है 636 AD में होता है, जो अरबी आक्रमण होता है, असफल आक्रमण होता है। लेकिन यहाँ के लोग, जब इन्होंने आक्रमण किया था सबसे पहले 636 में, अरबों ने 636 AD में सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया, और इस आक्रमण के तहत सबसे पहले भारतीय लोग इस्लाम के संपर्क में आए। ठीक है, लेकिन इस्लाम के संपर्क में देखिए ऐसा नहीं है कि अरबों से हमारे संबंध पहले नहीं थे। पहले बहुत से पहले से भी अरबों के संबंध थे हमारे साथ, व्यापारिक संबंध थे। उसके बारे में मैंने आपको बंदरगाह भी बताए थे, एक एक बंदरगाह बताया था कि कौन से बंदरगाह से व्यापार होता था। ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्लास आप पीछे जाकर के देखिए, तैयारी करते रहिए। बाद में आप देखिए सरकार को दोष देंगे कि कहेंगे कि भाई सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। जब समय पर वैकेंसी निकलती है तब आप तैयारी नहीं करते हो। आप सोचते हो कि 2 महीने पहले ही हम तैयारी करेंगे, 2 महीने पहले लगेंगे तैयारी करने के लिए। देखिए, आप 2 महीने पहले अगर तैयारी करने के लिए लगोगे, तो इसका मतलब है कि आपसे पहले भी कोई तैयारी कर रहा है। तो आप 2 महीने पहले लगोगे और वो 6 महीने पहले से कर रहा है, तो सोचिए 6 महीने पहले और 2 महीने और मिलेंगे उसे, तो कुल मिलाकर 8 महीने हो जाते हैं उसके पास। और उन 8 महीनों में वो सिलेक्शन ले जाता है। फिर आप कहते हो कि हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं है, कोचिंग सेंटर वाले हमें गलत पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ये नहीं पढ़ा रहे हैं, वो नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए, हर कोई कोचिंग सेंटर वाला अच्छा पढ़ाता है, बस पढ़ने का नजरिया अपना बदलना पड़ता है। आप हो सकता है कि वहां पर जाकर के आप पढ़ने के अलावा आपका कहीं ध्यान कहीं और हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हो सही से। किसी भी चीज को आप ज्यादा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप पर डे आप मात्र 6 घंटे पढ़ लीजिए, बस 6 घंटे। अब इन 6 घंटों को आप मैनेज कर लीजिए। किस तरीके से आप मैनेज करोगे ये आपके ऊपर है, किस तरीके से आप पढ़ोगे। आप पर डे अगर 6 घंटे पढ़ते हो तो 6 महीने में 6 घंटे की गुणा कर दीजिए। ठीक है, 6×6 = 36। सोच लीजिए कि आप कितने घंटे पढ़ोगे। ठीक है, और जब आप इतने घंटे पढ़ोगे तो सोचिए कि आपका जो स्तर है ना पढ़ाई का, बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, और आपको अलग ही महसूस होने लगेगा कि हाँ, हमारी अब पढ़ाई हो चुकी है। ठीक है, चलिए, ये तो फिर बहुत ज़्यादा बातें हो गई। बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पे, दिल्ली सल्तनत को लेकर के। ठीक है, चलिए, ये जो दिख रहे हैं इनका नाम है इल्तुतमिश, और दिल्ली सल्तनत पार्ट 3 है ये। इल्तुतमिश के बारे में इससे पहले हमने बात करी थी आराम शाह की। उन्हें आराम बहुत पसंद था, इसलिए दिल्ली के समीप दोनों के मध्य युद्ध होता है। उस समय बदायूं के सूबेदार होते हैं। इनको आमंत्रित किया जाता है दिल्ली सल्तनत के लिए, दिल्ली का शासक बनने के लिए इन्हें आमंत्रित किया जाता है। दिल्ली से ये बदायूं से जाते हैं, वो दिल्ली से आता है, और दिल्ली के समीप ही एक जर्द नामक एक स्थान था, उसी के मध्य दोनों के मध्य युद्ध होता है। उस स्थान पर ही दोनों के मध्य युद्ध होता है, और उस युद्ध में इल्तुतमिश की जीत होती है और आराम शाह की हार होती है। ठीक है, कुछ लोग इसको सुल्तान के रूप में नहीं देखना चाहते थे, नहीं, ये नहीं मानते थे कि ये गुलामों का गुलाम है। जब इन्होंने मुक्ति पत्र दिखाया था तब वो लोग शांत हुए थे कि मैं मुक्त हो चुका हूँ। क्योंकि मोहम्मद गोरी ने एक बार ऐसे हुआ था, जब ये अभियान कर रहे थे, उस समय 1192 का अभियान था। 1192 के बाद जो अभियान चले थे, जब खोखरों को इन्होंने सबक सिखाया था मोहम्मद गोरी, तो इन्होंने ही उस समय
मोहम्मद गोरी की उस समय सहायता करी थी। मोहम्मद गोरी इसके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था और उसी समय मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा था कि इसको जो है आगे जाकर के कोई तकलीफ ना हो और सके तो इसको मुक्त कर देना दास से। बाद में जाकर के इसको दास से मुक्त कर देता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये सुल्तान बनता है, दिल्ली का सुल्तान, और जिसे दिल्ली का वास्तविक सुल्तान भी कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, लेकिन वो सुल्तान नहीं था, सिपह सलार के रूप में कार्य करता रहता है। उसके बाद आराम शाह आता है, अयोग्य शासक होता है, उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद क्योंकि मार दिया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा, उसको पराजित करके मार दिया जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश अगला शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का। इसकी जो पूरा जीवन था बहुत अच्छे तरीके से नहीं बीता। इसके साम्राज्य को पूरे के पूरे काल को हम बात करें तो पूरे का पूरा जो काल था इसका 3 भागों में बांट करके इसको हम पढ़ते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं उसको देखते हैं। ये देखिए, इसके शासनकाल की बात करें तो शासनकाल जो आता है इनका इल्तुतमिश का, वो थोड़ा आप देख लीजिए। ये रहा 1211 से लेकर के 1236 एडी तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, 1200 कहाँ गया? कलर कैसे चेंज हो गया इसका? ठीक है, देखिए 1211 से लेकर के 1236 एडी तक इसका शासनकाल रहता है। इस शासनकाल को इन्होंने 3 भागों में बांटा। ठीक है, पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरे का पूरा शासनकाल जो था 3 भागों में बटा था। कैसे कैसे? देखिए, सबसे पहले जो 1210 से आता है, क्योंकि 1211 लास्ट समय होता है जब ये शासक बनता है, तो 1210 से लेकर के 1220 की जो समय अवधि होती है, ये वह समय अवधि होती है। 1211 से आप 1220 करिए। ठीक है, ये जो समय अवधि होती है इल्तुतमिश के जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जैसे कि मुल्तान वाला शासक होता है, ठीक है, सॉरी, गजनी वाला शासक होता है, सिंध का शासक होता है, ये प्रतिद्वंदी थे किसके? इल्तुतमिश के, क्योंकि ये उसी एक का नाम था ताजुद्दीन यलदोज। ठीक है, यलदोज और उसके बाद नासुरुद्दीन क्वाचा। ठीक है, नासुरुद्दीन क्वाचा, क्योंकि ये दोनों जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के थे और ये दास थे मोहम्मद गोरी के। ये भी दिल्ली सल्तनत पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे। ये चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम ही बैठें, लेकिन ये अपना पूरा का पूरा कहते थे कि हमारा अधिकार है, क्योंकि हम मोहम्मद गोरी के पहले दास हैं। ये चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत पे ये आए, लेकिन हुआ क्या था कि 1211 से लेकर के 1220 के बीच में इनका प्रतिशोध जो किया था इसने, इल्तुतमिश ने इनके साथ युद्ध भी किया था, दोनों को पराजित किया। उसके बाद सिंध वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे बहुत सारे शासक और भी आते हैं, और इसी के समय में उसके बाद कुछ समय यानी 1221 से लेकर के 1229 तक, कितने तक? 1229 तक। ये जो समय था ये इल्तुतमिश का वो समय था जब मंगोल इसकी सीमा पर आ गए थे उस समय तक, क्योंकि आपने सुना होगा जलालुद्दीन माकबरनी भाग करके आया था, ठीक है, मंगोलिया से। उसका पीछा करते करते मंगोल आक्रमणकारी यहाँ तक आ गया था, चंगेज खान, इसका पीछा करते करते उसी समय। तो ये नहीं चाहता था कि मंगोलों से हमारा सामना हो। जलालुद्दीन माकबरनी था, इसने यहाँ पर इसके पास एक दूत भेजा कि मेरी सहायता कीजिए मंगोल से लड़ने के लिए। उस समय इसकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, आंतरिक गृह युद्ध चल रहा था, क्योंकि इनसे लड़ने में व्यस्त था उस समय। चाहता था कि यहाँ से जो जिस तरीके से मंगोल आए हैं वो वापस इसी तरीके से लौट जाएं। ठीक है, तो पूरा का पूरा समय जो था ये वाला, ये मंगोलों के आक्रमण से पूरी तरीके से इसने मुक्ति पाई। उसके बाद जो तीसरा समय आता है इसका, ये वाला 1229 से लेकर के 1236 तक तो था, इसने अपने साम्राज्य को पूरी तरीके से मजबूत किया। एक इतना मजबूत साम्राज्य देकर गया था बाद में, बहुत मजबूत वाला। क्योंकि इसका एक बेटा होता है अयोग्य होता है, उसके बाद इसकी बेटी होती है रजिया सुल्ताना। मैंने बताया था उस दिन कि रजिया सुल्ताना दिल्ली की पहली शासिका बनती है, मुस्लिम शासिका। रुद्रम्मा देवी सबसे पहली शासिका थी जो भारत की थी। ठीक है, चलिए शुरू करें अब। देखिए, ऐबक ने इल्तुतमिश को अन्निहलवाड़ा, ठीक है, अन्निहलवाड़ युद्ध के दौरान खरीदा था। वह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, यानी अपनी पुत्री का विवाह इसने
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, और ये दामाद भी था और दामाद के साथ साथ गुलाम भी था। ठीक है, गुलाम। हुआ क्या था कि एक बार की बात है, जब मोहम्मद गोरी उस समय अपने अभियान से जा रहे होते हैं यहाँ से, तो बाजार में इसकी बोली लगती है इल्तुतमिश की। इसके साथ एक व्यक्ति और था, दोनों को खरीदना चाहता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी दोनों को खरीदना चाहता है, तो इसके लिए 1000 दिनार देता है, 1000 यानी 1000 मुद्राओं में इसको खरीदना चाहता है, लेकिन वहाँ पर इसको मना कर देते हैं कि नहीं, क्योंकि ये इसका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा इतना इसका जो व्यक्तित्व था इतना ज़्यादा प्रभावित था कि ये किसी पर भी प्रभाव डालता था उस समय। उसके खरीद पर वहाँ पर रोक लगा दी जाती है। बाद में जब ये दोबारा अभियान पर जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि मोहम्मद गोरी उस समय चला गया था भारत से 1206 में, फिर से क्योंकि इसकी मृत्यु होती है 1206 में, और उससे पहले भी बहुत सारे युद्ध किए थे इसने, मोहम्मद गोरी ने, क्योंकि इसने साथ दिया था किसका? मोहम्मद गोरी का और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहता है कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, तो मोहम्मद गोरी एक सलाह देता है कि आप यहाँ ना खरीद करके इसको दिल्ली लेकर जाइए और वहाँ पर इसकी बोली लगवाइए, तो वहाँ पर जाकर इसको 1 लाख मुद्राओं में इसको खरीदा जाता है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभावित था, और उसी समय कहता है कि मोहम्मद गोरी कि इसको बाद में जाकर के मुक्त कर देना। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक था, शमसी वंश का था, और इलवारी, ये इलवारी है, ठीक है, इलचारी नहीं है, इलवारी तुर्क था। ठीक है, ये इलवारी है, इलचारी नहीं है, इलवारी तुर्क था ये। इन्होंने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन किया। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, पूरी तरीके से शुद्ध रूप से अरबी के सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश की सेना इसम एक कल्ब तथा कल्ब एक सुल्तानी कहलाती थी। जो इसने सेना बनाई थी, इसने एक तुर्कान चहलगामी का भी निर्माण किया था, जिसका जो सरदार था बलबन बना था। फिर बाद में जाकर के बलबन ने सबसे पहले तुर्कान चहलगामी को ही समाप्त किया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे इसके दास थे, दासों के दास ही थे, क्योंकि उसमें गुलाम ही थे सबरे। और इसने तुर्कान चहलगामी की स्थापना करी। उसी समय तुर्कान चहलगामी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आने वाले समय में ये लग रहा था कि ये जो है शासक को चुनने के रूप में भूमिका निभाएंगे, और सबसे पहले बलबन ने इसी को समाप्त किया था शासक बनने के बाद। ठीक है, चलिए, तो इल्तुतमिश की सेना इस्म ए कल्ब तथा कल्ब ए सुल्तानी कहलाती थी, याद रखना। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, राजधानी परिवर्तन करने वाला जो व्यक्ति था वो इल्तुतमिश ही था। इससे पहले जो राजधानी थी वो लाहौर थी। किसके समय में? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो राजधानी थी वो लाहौर थी, और आराम शाह के समय में राजधानी लाहौर ही रही थी। तो पहले जो दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद दिल्ली को राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, किसके समय में? जब इसने आराम शाह को पराजित किया था, तो आराम शाह को पराजित करने के बाद इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। बदायूं का ये सूबेदार था, यहाँ से गए थे वहाँ पे। ठीक है, चलिए, इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए, अपने ही नाम के इसने सिक्के चलवा दिए। देखिए आ गए तुर्कान चहलगामी, मैंने जिसकी बात करी थी अभी, तुर्कान चहलगामी की बात करी थी। देखिए यहाँ पे इसने 40 गुलामों के सरदारों के गुट का एक निर्माण किया था, जिसे तुर्कान चहलगामी कहते थे। ठीक है, इन्हीं में से था बलबन, जो निकल कर आता अभी आप देखोगे, बलबनी वंश जो चलता है। ठीक है, तो तुर्कान चहलगामी की स्थापना करी इसने, 40 सरदारों का गुट बना करके तुर्कान चहलगामी की स्थापना करी थी। इसने एकता व्यवस्था लागू की और 1226 ईस्वी बंगाल को जीतकर उसे दिल्ली में मिला लिया। दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था, एक सूबा बनाया था इसने। 1226 एडी में इसने बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को जीत करके इसने दिल्ली सल्तनत का एकता बनाया, सूबा बनाया। इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि 1229 एडी में धारण करने वाला दिल्ली का पहला शासक बना था। इसके लिए छत्रसाल भेजे थे किसने? मैंने बताया ना, यलदोज ने। यलदोज की बात करें तो यलदोज देखिए गजनी का शासक था उस समय, यलदोज। ठीक है, यलदोज की बात करें तो ये उस समय गजनी का शासक था। किसका? गजनी का शासक था, क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसके जो दास, इसके जो गुलाम होते हैं, 3 गुलाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें ताजुद्दीन यलदोज, नासरुद्दीन ख्वाजा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 3 प्रमुख दास होते हैं इसके। तो गजनी में जो था, गजनी में यलदोज था, तो यलदोज ने क्या करा था उस समय जब ये दिल्ली का शासक बना, तो उस समय इसके पास कुछ छत्रसाल भेजी, एक पत्र भेजा। ठीक है,
और ये चाहता था कि ये मेरे अंडर में रह करके दिल्ली सल्तनत का प्रशासन चलाए, दिल्ली सल्तनत का राजा बने रहे, लेकिन जो मैं कहूँ वो ये करे। साधारण सिंपल भाषा में ये बात थी। अब उसी समय ये बात है आपके 1211 से लेकर के 1220 के बीच में। कब के बीच में? 1220 के बीच में, क्योंकि एक युद्ध और होता है, ठीक है, तराइन का तीसरा युद्ध कहते हैं, तराइन का तीसरा युद्ध। सबसे पहले तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 से लेकर के 1216 में। तो तराइन का तीसरा युद्ध होता है जो क्वाचा और इल्तुतमिश के मध्य होता है, तराइन का तीसरा युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में क्वाचा की हार होती है, क्योंकि ये प्रतिद्वंदियों को ही समाप्त करना चाह रहा था पहले इल्तुतमिश, क्योंकि ये पूरा इसका पूरा साम्राज्य पूरा जो शासन काल था वो 3 भागों में इसलिए बटा था, क्योंकि ये अपने साम्राज्य को मजबूत कर रहा था, क्योंकि ये अलग ही जाति का था, तो कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये शासक बने दिल्ली का। तो उसी समय यल्दोज ने इसको क्या भेजा था? छत्रसाल भेजा था, यानी एक पत्र भेजा कि आप मेरे अंडर में रह करके दिल्ली पर राज करोगे, जो मैं कहूंगा वो करोगे। तो इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, यानी 1229 ईस्वी में धारण करी थी इसने, और दिल्ली का पहला शासक बना था, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वास्तविक संस्थापक इसे कहते हैं, वास्तविक, इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं दिल्ली का। इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहते हैं इसीलिए क्योंकि 1229 में दिल्ली का शासक बना था, यानी सुल्तान की उपाधि धारण करी थी इसने 1229 में, ठीक है। उसने मकबरे निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। सबसे पहले मकबरा बनाने की शुरुआत जो हुई थी वो इल्तुतमिश के समय में हुई थी, जो मकबरा बनते हैं, ठीक है, मकबरा, ठीक है। तो मकबरा शैली के निर्माण का इसे जन्मदाता भी कहा जाता है। मकबरा शैली सबसे पहले इसी के शासनकाल में शुरू हुई थी और मकबरे बनाने का प्रारंभ हुआ था। मिन्हाज-उस-सिराज इल्तुतमिश का दरबारी लेखक था। कौन था? मिन्हाज-उस-सिराज जो था इल्तुतमिश का दरबारी लेखक था। ये जो भी होता था दरबार में उसको लिखता था, दरबारी लेखक था ये। 1236 एडी में बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। बीमारी के कारण 1236 एडी में इसकी मृत्यु हो गई थी और उन्हीं के द्वारा निर्मित मकबरे में दफनाया गया था। जो इसने मकबरा बनवाया था उसी मकबरे में इसको दफनाया गया था। किसको? इल्तुतमिश को। तो याद रखना इल्तुतमिश, ठीक है। और दूसरी बात, कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा कराया था वो इल्तुतमिश ने ही कराया था, याद रखना। कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाने वाला जो शासक था, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाने वाला जो शासक था उसका नाम था इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। तो 1229 एडी में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। 1229 एडी में, ठीक है, 29 और 30 आता है यहाँ पे, 29 और 30, ठीक है। 1229 और 30 में 30 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, ठीक है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने 1229 और 30 एडी में, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव की बात करें तो इसकी जो नींव जो रखी गई थी कुतुब मीनार की, वो नींव रखी गई थी इसकी 1199 एडी में। 1199 एडी में, यानी जब उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी दिल्ली में, और दिल्ली में ही, दिल्ली के मेहरौली के पास ही इसकी स्थापना करी गई थी। और इसको जो पूरे कराने का जो श्रेय दिया जाता है वो इल्तुतमिश को ही दिया जाता है 1230 या 1229 एडी में, ठीक है। 29-30 लिखा आता है वहाँ पे, क्योंकि निर्माण कार्य पूरा हुआ था। बाद में हुआ क्या था कि बिजली गिर गई थी, इस पर इसकी 2 मंजिलें ढह गई, फिर से 1 मंजिल बनवा दी गई। तो अब ये पहले 6 मंजिला थी, अब ये 5 मंजिला है लगभग में, ठीक है। चलिए, कुतुब मीनार। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है 1236 एडी में। इसके बाद इसका बेटा जो होता है, नाम होता है उसका रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। ये गद्दी पर बैठता है, अयोग्य शासक होता है, ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, क्योंकि दिल्ली के जो सरदार थे वो नहीं चाहते थे कि कोई महिला शासक बने। फोटो आप देख सकते हैं, रजिया सुल्ताना ये बैठी, ठीक है, दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्ताना इनका नाम है, ठीक है। ये शासक बनी। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो रजिया सुल्तान का भाई था, अपनी मां शाह तुर्कान, ठीक है, अपनी मां शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा। यानी कब बना था ये? 1236 एडी में ही ये शासक बना, ठीक है। 1236 एडी में ही ये शासक बना और 1236 एडी में ही ये शासक के पद से हट गया था।
तो ज्यादा समय के लिए नहीं बना था, ये 3-4 महीने के लिए शासक बना था मात्र, ठीक है, 3-4 महीने के लिए शासक बना और इतने समय तक ये शासक रहा। ये अयोग्य होता है, भोग विलासिता में ज्यादा रहता है, अयोग्य शासक होता, अपनी माँ तुर्कान शाह तुर्कान की सहायता से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। बाद में शाह तुर्कान के अत्याचारों से परेशान होकर जन समूह द्वारा उसे गद्दी से उतार दिया, अपदस्थ कर दिया गया। शाह देखिए क्या हुआ था, इसकी जो माँ थी, इसने सोचा कि मेरा बेटा तो दिल्ली का सुल्तान है, तो क्यों ना मैं अपने ही नियम कानून चलाऊं, अपने ही तरीके से मैं हैंडल करूं दिल्ली सल्तनत को। इसने करना चाहा अपने तरीके से हैंडल, लेकिन लोग इससे परेशान हो गए, ज्यादा ही अत्याचार करने लगी थी और इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए, दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और इस कारण दिल्ली की जनता ने फैसला ये किया कि इसको हम क्या करते हैं, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से उतार देते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से उतार दिया और उसके बाद जो अगली शासिका बनी फिर से, वो बनी कौन थी, रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्तान अपदस्थ किया गया और रजिया को सुल्तान का पद दिया गया था, रजिया को सुल्तान बनाया गया था उसी समय। क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई थी तो इल्तुतमिश ने यह कहा था कि मेरा कोई भी इतना योग्य बेटा नहीं है जो मैं उसको अपने राजगद्दी सौंप कर जाऊं। मरने से पहले ही वो अपनी बेटी को सुल्तान बना करके जाता है, शासक बना करके जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अमीर लोग थे, अमीर मतलब अमीर एक मंत्री होते थे उस समय, अमीर लोग जो थे उन्होंने सोचा कि हम एक महिला के अंडर में रहकर के कार्य करेंगे। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने रजिया सुल्तान को शासक नहीं बनने दिया। पहले रजिया सुल्तान ही बनती है, उसके बाद फिर से इसको बैठाते हैं, अयोग्य होता है। लेकिन रजिया सुल्तान जब ये शाह तुर्कान ज्यादा अत्याचार कर देती है तो उसके बाद अत्याचार जब ज्यादा करते थे तो दिल्ली की जनता के सामने रजिया सुल्तान लाल चोला पहन करके, लाल चोगा पहन करके, लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली की जनता के सामने न्याय मांगती है कि देखिए मेरे पिता ने मुझे शासक बनाया था, लेकिन मेरी माँ और मेरे भाई, ठीक है, और कुछ मंत्री ऐसे हैं जो मेरे भाई को सुल्तान बनाना चाहते हैं और बना भी दिया है। और देखिए आप पे अत्याचार हो रहे हैं, आप मुझे एक बार मौका दीजिए, मुझे शासक बनने दीजिए, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। दिल्ली की जनता ने उसकी बात सुनी और उसके बाद उसको हटा करके रजिया सुल्तान को शासक बनाया। ठीक है, आइए देखते हैं रजिया सुल्तान। आगे देखिए, रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग करके पुरुषों की भांति टोपी पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने कहा ना टोपी पहनना इसने शुरू कर दिया था रजिया सुल्तान ने। तो रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों की भांति टोपी पहन करके दरबार में आने लगी। इससे लोग और भी ज्यादा इससे नाराज हो गए, इसलिए इसका शासनकाल सबसे कम, मतलब ज्यादा इतना कम भी नहीं है, 4 साल इसका शासनकाल चला था इनका, रजिया सुल्तान का। लेकिन वहां के जो तुर्क अमीर थे, ठीक है, यहाँ के जो सरदार थे, तुर्क सरदार थे, ये नहीं चाहते थे कि महिला के अंडर में रह करके यहाँ पर क्या करें, शासन करें। क्योंकि उस समय दिल्ली की जो सुल्तान थी वो महिला थी और मुस्लिमों में ये माना गया है कि जो महिला है, महिला के अधिकार में रह करके हम कार्य ना करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसने टोपी पहनना शुरू कर दिया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया एकमात्र महिला शासिका थी जो वह पहली तुर्क महिला शासिका भी थी। पहली महिला तुर्क शासिका कौन थी, रजिया सुल्ताना। ठीक है, 1236 ईडी में शासनकाल होता है, इसका शासन शुरू होता है 1236 ईडी के लास्ट में शुरू होता है। ठीक है, 4 साल तक इसका शासनकाल रहता है। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली महिला शासिका, महिला सुल्तान, जिसका नाम था रजिया सुल्ताना, ये शासिका बनी और वह पहली तुर्क महिला सुल्तान भी थी, याद रखना जी। ठीक है, चलिए, रजिया ने एतगीन को बदायूं का इक्तेदार बनाया और अल्तुनिया को तबरहिंद का यानी भटिंडा का सूबेदार बनाया। इक्तेदार यानी इक्ता प्रणाली की प्रारंभ, जो इक्ता प्रणाली की बात करें तो इक्ता यानी मतलब एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था और इनसे कहा जाता था कि आप यहाँ पर रह करके आप अपने या इक्ता को संभालिए और यहाँ पर एक प्रशासन के रूप में, आप शासक के रूप में कार्य कीजिए। तो इसने क्या करा था, एतगीन को बदायूं का इक्तेदार बनाया, क्योंकि यहाँ इसके पिता बदायूं के इक्तेदार थे। रजिया सुल्तान के पिता जो थे वो बदायूं के इक्तेदार थे, तो इक्तेदारी कहाँ की थी, बदायूं। बदायूं मतलब बुलंदशहर, ये बुलंदशहर है जी, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। बुलंदशहर वाले देख लीजिए, इक्तेदार बदायूं, ये बुलंदशहर वाला था बदायूं। ठीक है, इक्तेदार बनाया अल्तुनिया को, तबरहिंद यानी भटिंडा का इक्तेदार बनाया। अल्तुनिया ने 1240 ईस्वी में सरहिंद में विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान खुद गई थी। ठीक है, फिर बाद में जाकर के अल्तुनिया से शादी भी कर ली थी इसने, क्योंकि विद्रोह कर दिया था इसने भटिंडा में। मौका मिला था इसको, तो इसने क्या काम करा, सोचा कि दिल्ली सल्तनत से मैं अलग होकर के भटिंडा में ही अपने साम्राज्य को खड़ा करूं।
तो अल्तुनिया उस समय 1240 में गई थी उस समय। और हुआ क्या था, इसको रजिया सुल्तान को कैद कर लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन रजिया सुल्तान वहां अपना दिमाग लगाती हैं और बाद में इसको प्रस्ताव दे दी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी करते हैं, दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद जो कुछ अमीर होते हैं उनको अपने पक्ष में कर लेती हैं। और उसके बाद जो, क्योंकि अमीर जो थे दिल्ली में, जो अमीर बैठे थे, वो इसके खिलाफ विद्रोह रच रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, विद्रोह कर रहे थे बार बार। और उसी का परिणाम यह था कि अल्तुनिया ने सबर हिंद में विद्रोह कर दिया। जबकि सबर हिंद में अल्तुनिया को किसने नियुक्त किया था, रजिया सुल्तान ने। तो ये विद्रोह कर देता वहां जाकर के, ये सोचता कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं और शासक बनूं। उसके बाद 1240 एडी में इससे शादी कर लेती है। ठीक है, शादी कर ली 13 अक्टूबर, ठीक है, 1240 ईस्वी को मार्ग में केथल यानी ये हरियाणा है, केथल, ठीक है, हरियाणा में केथल के निकट, ठीक है, हरियाणा में यानी केथल के निकट ही 13 अक्टूबर की बात है। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को मार्ग में केथल के निकट कुछ डाकुओं ने रजिया व अल्तुनिया की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कर दी थी 1240 ईस्वी में। तो यहाँ का इसका शासनकाल यहीं तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, ये पूछा जाएगा कि अल्तुनिया ने भटिंडा में, रजिया सुल्तान के समय में किसने विद्रोह किया था भटिंडा में, तो उसका नाम है अल्तुनिया। अल्तुनिया कौन था, रजिया सुल्तान का। ठीक है, रजिया सुल्तान के साथ जो विवाह हुआ था इसका, तो याद रखना रजिया सुल्तान के पति थे ये। 1240 एडी में ये विद्रोह कर देता सरहिंद में, और उसके बाद इससे शादी कर लेती है, क्योंकि वहीं पर इसको कैद कर लिया जाता है। तो इसके बाद इसको प्रस्ताव देती है कि मुझसे शादी कर लो। उसके बाद शादी करने के बाद दोनों जीवन यापन करते हैं। लेकिन मार्ग में जाकर के 1240 में 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को केथल यानी हरियाणा के निकट ही इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम होता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह अगला शासक बनता है। क्या बनता है जी, अगला शासक बनता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है, बस एक मिनट थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लें। ठीक है, उसके बाद देखिए बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनता है कुछ समय के लिए, ज्यादा समय नहीं होता, केवल मात्र 2 सालों के लिए शासक बनता है। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह शासक बना। ये बहराम शाह, तो बहुत सारे शाह आते हैं इसमें, बहराम शाह, आराम शाह। ठीक है, तो ये बहुत सारे शासक आते हैं, बहराम शाह, आराम शाह। ठीक है, ये रे। तो इसके बाद बहराम शाह शासक बनता है रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद। बहराम शाह रजिया के तबरहिंद प्रस्थान करने के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र, इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था, इसका नाम था बहराम शाह। क्योंकि एक पुत्र की जो हत्या हो जाती, सॉरी, एक पुत्र की जो मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश के एक पुत्र की मृत्यु 1229 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, एक पुत्र की। ठीक है, 1229 एडी में इसके एक पुत्र, बहुत योग्य पुत्र होता है, और इस पे दुख भी व्यक्त करता है इल्तुतमिश, कहता है कि ठीक है, उसके बाद इस योग्यता जो इसके अंदर योग्यता थी, इसके पुत्र के, वही योग्यता अपनी पुत्री इल्तुतमिश के समय में, इल्तुतमिश के अंदर देखता है ये, और उसके बाद उसको शासक बना देता दिल्ली का सुल्तान। ठीक है, तो याद रखना, तो रजिया के तबरहिंद प्रस्थान करने के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र, नाम था इसका बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। ये अयोग्य था। इसको बैठाने का मतलब ये था कि सरदारों के हाथ में ही पावर आ जानी, क्योंकि उसी समय बलवन उन्हीं सरदारों में से एक था। ठीक है, और बलवन जो अभी तो खैर इतना महत्वपूर्ण नहीं बनेगा, क्योंकि 46 में जाकर के महत्वपूर्ण बन जाएगा ये। ठीक है, अभी आएगा 46 में, क्योंकि 46 में शासक हुए उसको दामाद भी बना लेता है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता है उसको दामाद बना देता है, अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देता है। ठीक है, तो याद रखना, तो रजिया के सबरहिंद प्रस्थान करने के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 ईडी तक इसका शासनकाल रहता है। अयोग्य शासक होता है, और दिल्ली के जो सरदार ये चाहते थे कि इसको बना के रखें और पूरी शासन सत्ता हमारे हाथों में रहे। ठीक है, तो आज दिल्ली सल्तनत पार्ट 3 ये हमारा आज बहराम शाह पे हम समाप्त करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास हम अगले उसमें वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इससे आगे वाली बात। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी आज।
ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।